दिल्ली एनसीआर की सुरक्षा को और सच कहें तो पूरे देश की अर्बन सिक्योरिटी ग्रिड को सीधे चुनौती दी है। ये इंडस्ट्रियल सबोटाज नहीं है, ये टेरर कैलकुलस है। टाइमर, 24 रिमोट्स, वायरिंग, बैटरी पैक्स, सर्किट कंपोनेंट्स और हथियारों में AK-47 यानी AK सीरीज की राइफल्स, ये सब किसी वेयर हाउस में पड़ा जंग लगा सामान नहीं है, ये प्री एग्जीक्यूशन किट है। इससे पता चलता है कि ये लोग कितनी भारी तैयारी कर रहे थे। देखिए, अमोनियम नाइट्रेट एक ड्यूअल यूज का व्हीकल है। गलत हाथों में अगर चला गया तो इट्स बिकम बेस ऑफ एक्सप्लोजिव। शार्पनेल का स्टॉक स्पष्ट करता है कि मेन ऑब्जेक्टिव कैजुअलिटी मैक्सिमाइजेशन है। जय हिंद दोस्तों, मैं कर्नल विकास गुर्जर। आज हम एक ऐसे मामले पर बात कर रहे हैं जिसने दिल्ली एनसीआर की सुरक्षा को और सच कहें तो पूरे देश की अर्बन सिक्योरिटी ग्रिड को सीधे चुनौती दी है। एनसीआर की दहलीज पर एक मॉड्यूल जिसे समय रहते इंटरसेप्ट किया गया और वहाँ से जो रिकवरी हुई है वो किसी नॉर्मल स्टोरेज की नहीं है, बल्कि ऑपरेशन रेडी इरादे की गवाही देती है। 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, ध्यान रखिए ये कोई मामूली मात्रा नहीं है। इसके साथ 20 टाइमर, 24 रिमोट्स, वायरिंग, बैटरी पैक्स, सर्किट कंपोनेंट्स और हथियारों में AK-47 यानी AK सीरीज की राइफल्स, पिस्टल, मैगजीन और साथ में मेटल शार्पनर का स्टॉक है। और जो सबसे महत्वपूर्ण संकेत है, इंसुलेटेड सूटकेस। जी हाँ, इंसुलेटेड सूटकेस। ये बताता है कि हैंडलिंग में डिसिप्लिन था, सडन डेस्टिनेशन से बचने की समझ थी और साइलेंट ट्रांसपोर्ट का इरादा था। यानी ये सब किसी वेयर हाउस में पड़ा जंग लगा सामान नहीं है, ये प्री एग्जीक्यूशन किट है। और जो मल्टी आईडी या वेब आईडी जिसे बोलते हैं व्हीकल बेस आईडी, इन ऑप्शंस के लिए तैयार दिखती है। इससे पता चलता है कि ये लोग कितनी भारी तैयारी कर रहे थे। अब आप लोग ये सोचोगे और बोलोगे कि कर्नल साहब, अमोनियम नाइट्रेट ही क्यों, इसका क्या मतलब है? देखिए, अमोनियम नाइट्रेट एक ड्यूअल यूज का व्हीकल है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में इसका यूज लीगल है, पर गलत हाथों में अगर चला गया तो इट्स बिकम बेस ऑफ एक्सप्लोजिव। टाइमर्स और रिमोट्स अगर जोड़ दिए जाएं तो हम एक ऐसी किट देखते हैं जिसमें फ्लेक्सिबल सीक्वेंसिंग की क्षमता है। यानी एक नहीं, कई डिवाइस एक साथ या स्टैगर्ड ब्लास्ट। शार्पनेल का स्टॉक स्पष्ट करता है कि मेन ऑब्जेक्टिव कैजुअलिटी मैक्सिमाइजेशन है। ये इंडस्ट्रियल सबोटाज नहीं है, ये टेरर कैलकुलस है। और जो सूटकेसों में इंसुलेशन है वो ये बताता है कि इस सेटअप को लो प्रोफाइल में मूव करना था और किसी भी हैंडलिंग एरर से बचना था। यानी प्रोफेशनल टच मौजूद था। अब ह्यूमन लेयर पर आइए। अब बात करते हैं ह्यूमन लेयर की। इस केस में डॉक्टर जैसे प्रोफेशनल्स के नाम सामने आए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल कवर से किराया मिलना आसान होता है, पड़ोसी भरोसा करते हैं, कोई जल्दी शक नहीं करता। मेडिकल या एकेडमिक्स इकोसिस्टम के आसपास होना कई चीज़ों को नॉर्मलाइज कर देता है। ये सोशल ट्रस्ट की आड़ है, जिसे इंटेलिजेंस की भाषा में कहा जाता है सोशल कैमोफ्लाज। जी हाँ, सोशल कैमोफ्लाज। और इस कैमोफ्लाज की आड़ को लेकर अर्बन सेफ हाउस सेट होते हैं, जो इन लोगों ने किया। धौज में, फरीदाबाद में रेंटेड अपार्टमेंट, स्टोरेज यूनिट और कभी कभी शॉर्ट टर्म लीज पर भी लिए गए स्पेसीज हैं, जो कि उनके पूरे ताने बाने को, पूरे सिस्टम को वहाँ पर स्टोर करके रखते हैं, जहाँ पर किट को असेंबल करते हैं, टेस्ट करते हैं और डिप्लॉयमेंट के लिए रखे जा सकते हैं। नाउ मेन क्वेश्चन इज वाई पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम क्यों आ रहा है बीच में? ये सवाल भावनाओं से नहीं, पैटर्न से समझना पड़ेगा। अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड सेटअप, रिमोट ट्रिगरिंग, अर्बन रेंटल सेफ हाउस और कटआउट्स के माध्यम से फंडिंग और कम्युनिकेशन, ये कॉम्बिनेशन पिछले सालों में पाकिस्तान बेस्ड प्रॉक्सी नेटवर्क्स जैसे लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और उनके सब नेटवर्क्स की TTP में दिखता है। TTP बोले तो टैक्टिक्स, टेक्निक और प्रोसीजर्स, उनमें भी यही दिखता है। हैंडलर्स की ऑपरेटिंग स्टाइल्स, इनक्रिप्टेड एप्स, अनोनिमस वॉलेट्स, हवाला, कंपार्टमेंटलाइजेशन और प्रोफेशनल फ्रंट्स का एक ही एम है, लो सिग्नेचर रखना,
डे ऑफ एग्जीक्यूशन तक पब्लिक एक्सपोजर मिनिमम रखना और किसी भी एक नोड के पकड़े जाने पर पूरी चेन को एक्सपोज होने से बचाना, ये इनका मेन टारगेट होता है। और अब इनकी टारगेटिंग में एनसीआर था, नेशनल कैपिटल रीजन। टारगेटिंग में एनसीआर को उन्होंने क्यों चुना है ये आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मीडिया इम्पैक्ट मैक्सिमम होता है। ये कोवर्सिव सिग्नलिंग है, इंटरनल केओस पैदा करना, लॉ इन्फोर्समेंट पर दबाव बनाना और नैरेटिव वॉरफेयर में बढ़त लेने की कोशिश। एक और बात, एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर जब हार्डनिंग बढ़ी, तकनीकी निगरानी और डोमिनेंस ऑपरेशंस ने ट्रेडिशनल घुसपैठ की लागत बढ़ा दी है, तो रिस्पॉन्स अडेप्ट हुआ। और वो है अर्बन मॉड्यूल्स, लॉजिस्टिकल म्यूल्स और रेंटेड फ्लैट्स के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन, डिनाइबल और डेडली नेटवर्किंग। ये क्लासिक हाइब्रिड वॉरफेयर है। इनकार कर दीजिए, फैला दीजिए और घातक प्रहार करिए, लेकिन डिनाइबिलिटी फिंगरप्रिंट छोड़ती है। जब जब ये पैटर्न दोहराता है, इन फिंगरप्रिंट्स का फ्रेमवर्क फिर उभरता है और सिर्फ एक ही तरफ इशारा करता है, और वो है पाकिस्तान। ऑपरेशनल लॉजिक पर लौटते हैं। इतने सारे टाइमर्स और रिमोट्स क्यों? ताकि ऑप्शनैलिटी रहे, ऑपरेटर के पास विकल्प हो। सिंगल हिट से लेकर मल्टी लोकेशन, स्टैगर टाइमिंग से लेकर सिंक्रोनाइज ट्रिगर तक। क्वांटिटी का मतलब रिडंडेंसी। कुछ डिवाइस फेल भी हों, तब भी इम्प्रेसिव हेडलाइन डिलीवर हो। और वेब आईडी यानी व्हीकल बेस्ड एक्सप्लोजिव्स, ये साफ संकेत हैं। और जब किट मॉड्यूलर हो, ट्रांसपोर्ट फ्रेंडली हो और रिमोट ट्रिगिंग के कई मोड्स एक साथ मौजूद हो, तो यही वजह है कि ये रिकवरी साधारण नहीं है, ये ऑपरेशनल इंटेंट का ब्लूप्रिंट है। अब बात करते हैं भारत को क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम करना चाहिए फॉरेंसिक और फाइनेंस के ऊपर। डिवाइसेस के सिग्नेचर, सर्किट बोर्ड के पैटर्न, बैटरी और टाइमर के सोर्सिंग, इन सब को पुराने केसों से डीकॉन्फ्लिक्ट कीजिए। मनी ट्रेल, डिजिटल वॉलेट्स और हवाला रूट्स को लिंक आउट और लिंक अप दोनों दिशाओं में ट्रेस करना जरूरी है। दूसरा, सप्लाई चेन को चोक करना पड़ेगा। अमोनियम नाइट्रेट का ई-लेजर, हर क्विंटल की एंट्री, जीपीएस गेट पास होने चाहिए। हर मिसमैच पर इंस्पेक्शन करना ही पड़ेगा। अगर कोई एनोमली है तो लाइसेंस कैंसिल कीजिए। तीसरा, अर्बन रेंटल, केवाईसी, प्रोफेशंस, वर्क प्लेस, गारंटर वेरिफिकेशन, डिजिटल लैंडलॉर्ड रिपोर्टिंग और नॉन कंप्लायंस पर पेनल्टी ज़रूरी है। तभी सेफ हाउस बनाना महंगा पड़ेगा और जोखिम भरा भी होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चौथा, प्रोफेशनल डिरेड, रिस्क वॉच, हॉस्पिटल, कॉलेज, लैब्स में अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है। विसल ब्लोअर हॉटलाइन बनानी ज़रूरी है। और क्विक वेरिफिकेशन सेल, मतलब जो लोग अनजाने में फ्रंट बन सकते हैं, अगर वो समय रहते उनको अलर्ट कर सके और वो खुद अलर्ट हो सके। पांचवा, एक्सटर्नल प्रेशर ज़रूरी है। पाकिस्तान बेस्ड जो भी हैंडलर्स हैं, उनके नाम निकल के सामने आने चाहिए। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, FATF पर एविडेंस देना है। इंटेल लेड इंटरडिक्शन, ताकि नेटवर्क की कॉस्ट, रिस्क और फ्रिक्शन बढ़े। सप्लाई चेन सिक्योरिटी, फाइनेंशियल ट्रैकिंग और अर्बन केवाईसी, ये 3 ईंटें हैं जिनसे दीवार बनती है। और ये दीवार सिर्फ पुलिस और एजेंसियां नहीं बनाती, इसमें इंडस्ट्री, केमिकल सप्लायर्स, लॉजिस्टिक्स कंपनियां, मकान मालिक और आम जनता, ये सब हिस्सेदार हैं। हम सबको टीम को सपोर्ट करना पड़ेगा। इंटेलिजेंस फनल में मैक्सिमम क्वालिटी इनपुट तभी आएगा जब समाज का रिस्क सेंस बढ़ेगा। एबनॉर्मल कैश हैंडलिंग, एबनॉर्मल वायरिंग प्रिक्योरमेंट, बैटरी, टाइमर की खरीद, रात भर सूटकेसों की ढुलाई अगर कोई कर रहा है तो भाई चेक करना पड़ेगा ना, क्यों हो रहा है ये। किराएदारों के पेशे वाले मकान मालिक या फिर मकान मालिकों को उनकी गतिविधियों पर उसको देखना है और उसको जांच के दायरे में लाना है। और मेरा एक मैसेज उन हैंडलर्स के लिए भी है जो पार बैठे हैं। तुमने सोचा दिल्ली झुकेगी?
गलत है। हर टूटा मॉड्यूल हमारी नेटवर्क मैपिंग को और तेज और सटीक बनाता है। हर चैट हॉप, हर मनी हॉप, हर लॉजिस्टिकल म्यूल जैसे जैसे इंटरडिक्शन बढ़ाती है, वैसा वैसा तुम्हारी ऑपरेशनल सेल्फ लाइफ घटती है। डिनायबिलिटी एक वक्त तक ढाल है, पर फिंगरप्रिंट छुपते नहीं हैं। यह देश जब सप्लाई चेन कसता है, जब डिजिटल विजिलेंस को सब अपनाते हैं, तब डिप्लोमेसी और इंटेल एक ताल में काम करते हैं और खेल बदलता है। लास्ट में ये बस्ट अंत नहीं है, नेटवर्क की खिड़की यहाँ हमें बताती है कि कहाँ कहाँ से सप्लाई आ रही थी, किस तरह फंडिंग घूम रही थी, किस तरह से अर्बन स्पेस का दुरुपयोग हो रहा था। इस खिड़की से झांककर अगर नीति, प्रोटोकॉल और समाज की आदतों में सुधार किया जाए तो अगली बार खिड़की नहीं दीवार नजर आएगी। और हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए, दीवार इतनी ऊंची और इतनी चौड़ी और इतनी स्मार्ट हो कि कोई भी बिखर जाए।